हेलो गाइस, वेलकम टू टीचर टॉक टीवी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि आप साथ साथ अपने बुक्स को खोल लें और साथ ही साथ फॉलो करें लाइन बाय लाइन। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताऊँगा पर्टिकुलर पैराग्राफ से कि क्या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर इस टॉपिक से क्या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ उसके बाद एक थोरो रीडिंग दीजिएगा अपने बुक्स को। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो है हमारा हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स कैसे इम्पोर्टेंट रखे होते हैं हमारे लिए। तो एक बात बताई गई कि हिस्टोरियंस जो थे वो बहुत ही फैसिनेटेड हुआ करते थे डेट से। इसका मतलब है कि उन्हें इंटरेस्ट और कहीं ना कहीं जो डेट्स थे उन्हें अट्रैक्ट किया करती थी अपनी ओर। ठीक है। तो डेट्स के चलते क्या हुआ करता था, बहुत बार डिबेट्स हुआ करते थे। किस चीज़ के लिए डिबेट्स हुआ करते थे कि कब डेथ हुआ, या फिर कब लड़ाई हुई किसी की, या फिर कब किसी को सक्सीड किया, किसी राजा को उसके बेटे ने सक्सीड किया। तो ये सब बहुत तरह के रीजंस थे जिसकी वजह से हीटेड डिबेट्स हुआ करते थे डेट्स को लेके। ठीक है। अब आप एक लाइन देख रहे होगे, मैंने यहाँ मार्क कर रखा, हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। तो हिस्ट्री क्यों सिनोनिमस थी डेट्स के लिए? तो ये इसलिए थे क्योंकि जो हिस्टोरियंस को थी ये डेट्स हेल्प करती थी कहीं ना कहीं मार्क सर्टेन इवेंट्स करने में। जैसे कि जो इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, वो इन डेट्स की मदद से उसे मार्क कर पाते थे। तो इसके चलते डेट्स जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते थे। और क्रोनोलॉजी ऑर्डर जब हम समझते हैं तो उसके चलते भी डेट्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रखते हैं, ताकि उसी से हम समझ पाते कि कौन इवेंट पहले हुआ और कौन बाद में हुआ और कौन कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। और साथ ही साथ जो डेट होते हैं वो सर्व करते हैं मार्क पीरियड्स इन हिस्ट्री। मतलब कहीं ना कहीं वो हमें डिवाइड करने में मदद करते हैं हर एक पीरियड को। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे और बताया गया कि हिस्ट्री सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। हिस्ट्री हमें बताता है कि कैसे जो चीज़ें वो बदली हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में, कैसे अंतर आया है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और बात है, वी रिफर टू टाइम, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। तो कैसे हम पहले बात करते थे कि कैसे हुई है चीज़ें और अब कैसे हुई है और अभी क्या हो रहा है। तो तीन तरह में अंतर है, प्रेजेंट, पास्ट और अभी करंट क्या चल रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बात बताई गई दोस्तों। ठीक है। ये बात बताई गई है कि जब हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ऐसे तो अगर हम जब जन्मे होते हैं और ऐसे हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आता पर्टिकुलरली लेके कि ये भाई ये चीज़ कब बनी थी, या ये क्या हुआ था, या इसका हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है। ठीक है। ये हम भाई बॉर्न हुए तो हम सब चीज़ को अडॉप्ट कर चुके हैं, अपने आसपास की चीज़ों को अडॉप्ट है, तो उसके बारे में भी इतना सोचते नहीं है। पर जब क्यूरोसिटी लेवल हमारे अंदर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो हमें एक्चुअली ईगर कर देता है जानने के लिए कि आखिर ये चीज़ कैसे हुई। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है हिस्ट्री से रिलेटेड, कि अगर हम किसी को चाय पीते हुए देखते हैं रोड साइड में, तो अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं से आ जाती है कि भाई चाय कैसे बना था, चाय कैसे लोगों ने पीना शुरू किया, या कॉफ़ी कैसे पीना लोगों ने शुरू किया। उसी टाइप से एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि रेलवे जो है, तो रेलवे कैसे बिल्ट हुए थे, चाहे न्यूज़पेपर है तो वो कैसे प्रिंट होना शुरू हुए थे। तो ये सब बातें हमें यहाँ बताई गई है। ठीक है। तो गाइस चलते हैं दूसरी पेज की ओर। तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली बताया गया है कि कैसे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हमें डिफरेंट टाइम पीरियड से रिलेट करके बताते हैं बहुत कुछ, और क्यों डेट्स इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं हमारे लिए। ठीक है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि आप कोई डेट, पर्टिकुलर डेट को कोई इवेंट से कनेक्ट नहीं कर सकते हो फुल्ली एग्जैक्टली, या मतलब क्योंकि आपको एक उतना एक ऑथेंटिक डेट नहीं मिल सकता एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि वो उसी दिन हुआ हो। जैसे कि हमने एक चाय पीने का एग्जाम्पल को देखा, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि लोगों ने चाय पीना पर्टिकुलरली एक दिन शुरू कर दिया था। ये जो भी चेंजेस हुए हैं वो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस हुए हैं। ठीक है। सो स्पैन ऑफ टाइम इज यूज्ड फॉर एन अप्रोप्रिएट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल। कहने का मतलब है कि स्पैन ऑफ टाइम वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब ये है कि कैसे लोगों ने समय के साथ चेंजेस गौर किए और कैसे चेंजेस आए समय के साथ। ठीक है। और वो चेंजेस हमें कैसे विजिबल होते हैं, तो इसके चलते डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पर पर्टिकुलर डेट को लेके आप कुछ बोल नहीं सकते कि हाँ भाई उसी दिन सब चीज हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ है कि वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। क्यों हम हिस्ट्री को एसोसिएट करते हैं स्ट्रिंग ऑफ डेट्स से? तो इसके लिए रीजंस भी दिए गए हैं कि ऐसा भी टाइम था कि जब हिस्ट्री को सिर्फ बिग इवेंट्स और बैटल्स से
रिलेट किया जाता था। कहीं न कहीं जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे, एक नोशन था डेवलप पहले के राइटर्स में कि वो जो रिकॉर्ड किया करते थे, वो बेसिकली करते थे रूलर्स के बारे में ज़्यादातर। अगर आप अकाउंट्स को पढ़ोगे, बड़े-बड़े राइटर्स के अकाउंट्स को, तो आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे कि वो जितने भी बातें करते हैं, वो पर्टिकुलरली कुछ बड़े रूलर्स के बारे में बात करते हैं। कहीं भी बहुत ही रेयर मेंशन मिलेगा आपको नॉर्मल लोगों के बारे में, उनसे ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें क्या-क्या हुई है, कैसे डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस किए, उससे रिलेटेड आपको बहुत ही कम चीज़ें मिलेंगी। अगर कोई रिटन रिकॉर्ड मतलब सेल्फ रिटन रिकॉर्ड होगा किसी के द्वारा तो वो मिलेगा। ऐसे बाकी जो मेन राइटर्स के द्वारा लिखा वो सब सब बेस्ड होता है रूलर्स के ऊपर। तो वही बताया गया कि और साथ-साथ समय के साथ जैसे आप ये पैराग्राफ देखोगे तो इसमें बताया गया कि समय के साथ-साथ कैसे एक नोशन में चेंज आया कि अब हिस्टोरियंस जो है अब वो अदर इश्यूज़ पे भी लिखना शुरू कर चुके हैं। पहले क्या था, वो सिर्फ़ रूलर्स के बारे में लिखते थे और उसी में इंटरेस्ट रखते थे कि वो रूलर कैसे राजा बना, कैसे उसकी शादी हुई, कैसे बच्चे हुए, कैसे उसने लड़ाई लड़ी, वो मरा कैसे, उसको सक्सीड किसने किया। पर हिस्टोरिकल नोशन अब ये चेंज हो चुका है बहुत सालों से, और अब हिस्ट्री जो है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है रूलर्स तक। अब वो लोकल लोगों, जो नॉर्मल पीपल, उनके बारे में, उनके लाइवलीहुड से रिलेटेड, वो कैसे प्रोड्यूस करते, कैसे खाते हैं, कैसे मार्केट्स बने, किंगडम्स कैसे बने, आइडियाज़ कैसे स्प्रेड हुए, कल्चर में क्या डेवलपमेंट आया, सोसाइटी कैसे चेंज हुई। तो ये सब चीज़ें अब फोकस करना शुरू कर चुके हैं हिस्टोरियंस लोग ज़्यादातर, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि विच डेट्स पे यहाँ पे मतलब है कि कौन से डेट्स उतने महत्व रखते हैं, क्यों हम डेट्स को उतना कंसिडर करते हैं, पर्टिकुलरली डेट को, कोई भी डेट को। तो देखिए बताया ये गया है यहाँ पे कि डेट्स जो है इंपॉर्टेंट तभी बनते हैं जब हम कोई इवेंट्स को इंपॉर्टेंट मानते हैं। अगर हम कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स को बोलते हैं, हाँ भाई कि ब्रिटिश आए थे इस टाइम पीरियड में, तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट बन जाता है उस नज़रिए से, ठीक है। तो अब ये बात यहाँ पे बोली गई कि अगर हमारा फोकस स्टडी चेंज हो जाता है, मतलब कि फोकस ऑफ स्टडी जो चेंज हो जाता है, इससे मतलब ये है कि अगर हम कोई और पर्टिकुलर चीज़ को लेके सोचने लगते हैं और उसे इंपॉर्टेंट कंसिडर करने लगेंगे, तो न्यू सेट ऑफ डेट्स आ जाएंगे। मतलब अब अदर देन दैट, वो जो इवेंट्स के बारे में पढ़ रहे वो तो है ही, पर उसके अलावा भी हमें हो सकता है हमारा फोकस हटे, कोई और चीज़ पे फोकस जाए कि कैसे भाई ये कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो उसके लिए हो सकता है कि हमें एक न्यू सेट ऑफ डेट्स मिल जाए कि हाँ भाई इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमें एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया हुआ है कि अगर आप हिस्ट्री जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा लिखे गए हैं वो देखोगे, तो उसमें हमें पर्टिकुलरली जो भी बातें बताई गई वो गवर्नर जनरल, उसमें हमें दिखाया गया कि गवर्नर जनरल जितने भी आए थे सब इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब पर्टिकुलरली अब इस बुक की बात करें जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसमें भी हम आने वाले चैप्टर्स में हर गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग। तो कहीं ना कहीं सेपरेट चैप्टर्स उनको डेडिकेट किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें इंपॉर्टेंट माना जाता था, एक हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इस चलते, ठीक है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होगे, ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वे लिंक टू दी पर्सनालिटीज, टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स। क्योंकि कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस के द्वारा ये इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, इस चलते भी हम जो स्ट्रिंग ऑफ डेट्स है उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है वाई व्हेन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स, व्हाई डू वी डू दिस। तो यार दोस्तों सिंपल सी बात है, सम कोहेरेंस आप पढ़ रहे हो यहाँ पे आपका लिखा हो, तो कोहेरेंस का मतलब यहाँ पे ये होता है क्लैरिटी देने के चलते हम उसको डिवाइड करते हैं, ताकि हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में फोकस करके और अच्छे से उन चीज़ों को बारे में समझ पाए। और हिस्टोरियंस का भी कहीं ना कहीं यही मेंटालिटी था इसको डिवाइड करने पे, कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में अच्छे से जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाकई में डेवलपमेंट हुआ और चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ डू वी पीरियडाइज। पीरियडाइज का मतलब यहाँ पे होगा कि डिवाइड ए पोर्शन ऑफ टाइम इन पीरियड्स, कैसे हम एक पोर्शन ऑफ टाइम को पीरियड्स में, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है कि एक रियल मतलब इंसिडेंट यहाँ पे, कि जैसे 1817 में जेम्स मिल करके एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर थे। तो उन्होंने एक मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क निकाला था जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और उसमें उन्होंने 3 पीरियड्स को डिवाइड किए थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को। और ये जो उन्होंने डिवीजन किया था ये बहुत ही ज़्यादा माना गया था उस पीरियड में, उसके बाद वाले कुछ आने वाले पीरियड्स में। तो ये ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उस टाइम कहीं ना कहीं ये जो इनका लिखने का जो बेसिस पे इन्होंने डिवीजन किया था वो बेसिकली था कल्चरल बेसिस और कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने माना कि हाँ ये सही था, पर बाद में हम देखेंगे ये भी नोशन चेंज हुआ है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये बताया गया कि डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो बताता था कि मेंटालिटी कैसे लोगों की चेंज हुई, कैसे आइडियाज में चेंज आए, ठीक है।
तो इस चलते डिवीजन कहीं ना कहीं करना ज़रूरी हो जाता है डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है, मिल ने अपनी बात रखी है कि जो उन्होंने एशियन सोसाइटीज़ के बारे में हमें बताया है कि जो सिविलाइजेशन थी उस टाइम यूरोप के कंपैरिजन में बहुत ही ख़राब थी इंडिया में, ठीक है। अब जब तक ब्रिटिश नहीं आया तो उससे पहले जो हिंदू और मुस्लिम डिस्पोर्ट्स डिस्पोर्ट्स का मतलब हो गया रूलर्स जो थे वो रूल कर रहे थे कंट्री, तो उस टाइम हम देखते कि बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस इंटॉलरेंस हो गया था। मतलब कि रिलीजियस इंटॉलरेंस से मतलब है हमारा कि जो रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस थे जो अदर कम्युनिटी या सोसाइटी के, तो वो इंटॉलरेंट नहीं कर पाते थे एक पर्टिकुलर पीरियड। मतलब लोग जैसे कि मान लो मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, वो उस कम्युनिटी से बिलोंग लगता है, हमारी सोचें अलग है, हमारे जो कास्ट के फीचर्स सब अलग है, तो कहीं ना कहीं वो इंटॉलरेंट हो जाते थे। हम उसके चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाते थे, वो हमारे चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाता था। कास्ट अबूज का मतलब हो गया कि कास्टिज्म पे जो था सोसाइटी उस टाइम की डिवाइडेड थी। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो सती वगैरह हो गई, ठीक है। और कैसे ये सब चीज़ों ने उस टाइम डोमिनेट कर रखी थी सोशल लाइफ के लोगों की सोशल लाइफ को, ठीक है। तो मिल का कहीं ना कहीं ये मानना था कि ब्रिटिश रूल के चलते वो इंडिया को सिविलाइज कर पाए, ठीक है। सो अब उनका ऐसा क्यों मानना था, ये इसलिए मानना था कि वो मानते थे कि ब्रिटिश के चलते वो यूरोपियन मैनर्स को इंट्रोड्यूस कर पाए, इंस्टीट्यूशंस को ला पाए और लॉज में, इंडिया के लॉज में चेंजेस ला पाए, ठीक है। जिसके चलते हुआ क्या, कहीं ना कहीं वो इंडियंस के लिए अच्छा काम कर पा रहे थे और इंडियंस को मदद कर पा रहे थे कि वो डेवलप कर सके अपने एक कल्चरल लेवल पे और एक सोसाइटी में भी उनका डेवलपमेंट आए, ठीक है। कहीं ना कहीं ओवरऑल हम बोले तो सिविलाइज कर पाए। तो अब यहाँ पे आप एक लाइन पढ़ रहे होगे, इन एनी केस कैन वी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। तो यार दोस्तों आप अपने ऊपर सोचो, अगर कोई हम टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं कि अगर हम मिडिवल पीरियड की बात करें तो हम बोलते हैं मुगल्स थे, तो ऐसा था दोस्तों कि सिर्फ मुगल्स ही थे वहाँ पे, हिंदू थे ही नहीं। पर्टिकुलरली सिर्फ मुस्लिम्स का कंट्रोल था, सिर्फ मुस्लिम्स थे, ऐसा नहीं था दोस्तों। हर पीरियड में हर सोसाइटी के हर कास्ट को फॉलो करने वाले लोग थे, चाहे वो हिंदूज थे या मुस्लिम्स, हर टाइम पीरियड में वो आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये फेल था, इस चलते जो डिवीजन हुआ था सोसाइटी का, जो मिल के द्वारा किया गया था, उसका एक ड्रॉबैक था जिसके चलते वो हम फेल मानते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक दूसरा वे आता है क्लासिफिकेशन करने का। अब ये ब्रिटिश क्लासिफिकेशन तो और अभी भी हम यही मानते हैं क्लासिफिकेशन का, हिस्ट्री को क्लासिफाई करने के लिए, जो कि था एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो इसमें भी पर दोस्तों कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो जब ये मॉडर्न की बात करते थे इसमें, तो इसमें इनका ये मानना था कि जो मॉडर्न जो टर्म है वो कहीं ना कहीं रिलेट होता है मॉडर्निटी से, जिसमें आते हैं साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी। और मिडिवल टर्म उसी से, अगर हम मिडिवल टर्म को उससे कंपेयर करें तो वो ऐसी सोसाइटी को डिस्क्राइब करता था जिसमें ये मॉडर्न चीज़ें हुआ ही नहीं करती थी, ठीक है, इसके फीचर्स ही नहीं हुआ करते थे। पर अगर आप बात करो कहीं ना कहीं, ब्रिटिश रूल को अगर हम बोलते हैं कि ब्रिटिश रूल मॉडर्न पीरियड में आया, तो अगर आप उस टाइम में देखो तो उस टाइम इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी लोगों को, जैसे इंडियंस उसके कंट्रोल में थे ब्रिटिशर्स के, तो उनके पास फ्रीडम नहीं था, इक्वालिटी नहीं थी जितने ब्रिटिशर्स के पास हुआ करती थी, लिबर्टी नहीं थी, लोगों को अपनी चीज़ों को बात रखने की अनुमति नहीं थी। तो यार इससे आप ये बोल सकते हो कि आप कंप्लीटली मॉडर्न भी नहीं बोल सकते हो उस पीरियड को, क्योंकि जो बेसिस था उसको मॉडर्न बोलने का, जो फीचर्स थे उसको मॉडर्न बोलने के, वो तो कंप्लीट हो ही नहीं पाए। तो हिस्टोरियंस ने क्या किया, इसके लिए एक अलग टर्म यूज किया जो कि था कॉलोनियल, ठीक है। कॉलोनियल से मतलब क्या हो जाता है कि जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे कनेक्ट रहती, कैसे, इन टर्म्स ऑफ कि वो उस कंट्री को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब बात करें इस पैराग्राफ की, तो इस पैराग्राफ में हमें एक स्मॉल इंट्रो दिया गया है कि हम आने वाले चैप्टर्स में इस बुक के क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, कॉन्कर किया हमारी कंट्री को, उन्होंने सब्जुगेट किया लोकल नवाब्स को, राजास को, ठीक है, कैसे उनका बेनिफिट लिया और अब उन्होंने कैसे अपना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना कैसे कंट्रोल उन्होंने जमाया, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये तो हो गई यहाँ पे ये बात। और ये सब्जुगेशन, आप यहाँ पे एक लाइन पढ़ोगे, मतलब सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, वी रिफर टू दिस प्रोसेस एज कोलोनाइजेशन। जब कोई कंट्री बट दूसरी कंट्री में जाके अपना हक जमा ले, और हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं पर्टिकुलरली पॉलिटिकल सेंस में, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल सेंस में, तो उससे हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल वही है, जैसे ब्रिटिशर्स आए और इंडिया पे उन्होंने कब्जा जमाया और एक्सप्लॉइट किया उन्होंने हर तरह से इंडियंस को, पॉलिटिकल सेंस में भी, इकोनॉमिकल सेंस में भी और अदर सेंस में भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों।
अब यहाँ पे हाउ डू वी नो, कैसे हम जानते हैं इन चीज़ों के बारे में? तो बेसिकली हम जानते हैं इन चीज़ों के बारे में सोर्सेज की हेल्प से, और इसी चलते सोर्सेज कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया हमें एक बात कि सोर्सेज तो इंपॉर्टेंट थे, पर ब्रिटिश रूल एक जो चीज़ किया करती थी वो ये थी कि वो खुद ही सोर्सेज को इंपॉर्टेंट मानती थी और प्रिजर्व करके रखती थी कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके चलते हम देखेंगे बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी उन्होंने किए इस क्षेत्र में, ठीक है। तो एक सबसे पहले सोर्सेज से स्टार्ट की, यहाँ पे उन्होंने बताया कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और इसमें बहुत तरह के आते थे चीज़ें, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस, एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, डायरेक्टिव्स, पॉलिसी, प्लान्स, इन्वेस्टिगेशन पेपर, सर्वेज, मेमोज, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, उन्हें ये इतना इंपॉर्टेंट रखता था प्रिजर्व करना, इसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलरली आर्काइव्स बना दी थी, ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक सेपरेट रूम्स बना दिए थे, रिकॉर्ड रूम्स, और ये रिकॉर्ड रूम्स को उन्होंने क्या किया, सब जगह डेवलप किया, जैसे कि विलेज के तहसीलदार के ऑफिस के सामने, कलेक्ट्रेट के ऑफिस के सामने, कमिश्नर्स के ऑफिस में ही, ठीक है। ये सब सब जगह पे रिकॉर्ड रूम्स बनना आसपास में शुरू हो गए थे, और सब चीज़ के रिकॉर्ड्स रखा जाते थे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे वो इस चीज़ों को कॉपी करके भी रखते थे, एक सेपरेट कॉपी भी करके रखते थे कैलीग्राफिस्ट की मदद से। कैलीग्राफिस्ट से मतलब हो गया यहाँ पे कि जो ब्यूटीफुल राइटिंग्स लिखते हैं, तो वो इन चीज़ों को कॉपी करके रखा करते थे, मतलब वो पूरी तरह से इन चीज़ों को प्रिजर्व करते थे। कहीं ना कहीं उनकी मेंटालिटी थी कि हाँ भाई, इसे प्रिजर्व करके रखो, ये आगे हमारे काम आएगी, ठीक है। अब प्रिजर्व की बात करें तो देखो आप यहाँ पे एक सोर्स को देख सकते हो, सोर्स नंबर 1 दिया हुआ है, रिपोर्ट्स ऑफ द होम डिपार्टमेंट। तो ये जो एग्जाम्पल है रिपोर्ट का कि कैसे गवर्नमेंट जो है रिपोर्ट्स को मंगाया करती थी डॉकयार्ड से, और कैसे कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखती है, जिससे चलते आज भी हम इन रिपोर्ट्स को देख पा रहे हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे, तो ये फिगर आपका नेशनल आर्काइव्स का दिया हुआ है, जो इंडिया में डेवलप हुआ था 1920s में, और ये भी डेवलप किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कहीं ना कहीं इन सब जो सोर्सेज है उनको प्रिजर्व रखने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, एग्जैक्ट थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सर्विस बिकेम इम्पॉर्टेंट। तो भाई सर्विस क्यों इम्पॉर्टेंट बन गए थे उस टाइम ब्रिटिशर्स के लिए? तो सीधी सी बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं उन्हें ये था कि अगर उन्हें इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ज़्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करना है वहाँ पे, और ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना है, तो पहले उन्हें लोगों को वहाँ के समझना पड़ेगा, हर चीज़ को, हर क्षेत्र में उन्हें हर चीज़ों को समझना पड़ेगा। वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि सर्वे में बोलता, तो ऐसा नहीं था पर्टिकुलरली कि सेंसस की बात की जा रही है यहाँ पे कि भाई कितने मरे, कितने जिंदे, कितने पैदा हुए, वो सिर्फ नहीं था। वो हर क्षेत्र में जाके अपने सर्वे करते थे, चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड था कि कौन कितना कमाता है, चाहे वो टोपोग्राफी से रिलेटेड था। तो टोपोग्राफी से मेरा ये मतलब है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट अ पर्टिकुलर लैंड, कि वहाँ पे कैसा सॉइल है और वो कहाँ पे है एग्जैक्टली, उसकी लोकेशन के बारे में, वो नियर बाई उसके रिवर्स है कि नहीं है, उसकी सॉइल कैसी है, फर्टिलिटी कैसी है, माउंटेन्स है कि नहीं वहाँ पे आसपास, कैसे वहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड साइंसेस किए जाते थे, इसके सर्वे किए जाते थे। इसके अलावा हम देखेंगे कि अदर सर्वेज भी होते थे, जैसे कि बोटानिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज। तो हर तरह से वो हर तरह की सर्वे करते थे कहीं ना कहीं, ताकि वो एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए, लोगों के ऊपर बेटरली जान पाए, मैपिंग कर पाए, ताकि वो हर एक एरिया को डिवाइड कर पाए और जान पाए कि कौन कितना इफेक्टिव और कौन कितना प्रॉफिट दे सकता है, कहाँ के लोग कितने स्किल वाले हैं, कितने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कहाँ के लोग। तो हर तरह से वो लोगों को, इंडिया की टोपोग्राफी को, इंडिया के लोग डिफरेंट लोकेशंस को समझ के उसके हिसाब से वो एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते थे, ताकि वो बेटरली, एक बोले ना, बेटर प्रॉफिट जनरेट कर पाए अपने लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या क्या नहीं बता पाते। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है वो बेसिकली इर्द गिर्द रहते थे कि क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। ऑफिशियली थिंग्स क्या क्या ही उससे से रिलेटेड होते थे। तो सबसे पहले डीमेरिट जो हमें ये जानने को मिलता है इससे, कि जो लोकल लोग से उनके बारे में बिल्कुल ही नहीं पता चलता इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। ये जो बेसिकली फोकस करता था कि क्या क्या ऑफिशियल थिंग्स है, और उसके इर्द गिर्द ही रिकॉर्ड्स रहते थे। तो कॉमन पीपल के बारे में कोई भी जिक्र नहीं हुआ करता था, पहला डीमेरिट था, और इससे हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से ये जानने को नहीं मिलता था। दूसरी बात ये दोस्तों, कि जो लिखा करते थे तो वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ही बिलोंग करते थे, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे लिखा करते थे कि वो अच्छा लिखे अपने लोगों के बारे में, और एक प्रिजर्व करते थे पोस्टैरिटी के लिए। पोस्टैरिटी के लिए मतलब होता है फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो वो वही चीज़ों को प्रिजर्व क्या करते थे जो उन्हें लगता था कि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
इंपॉर्टेंस रखती है और फ्यूचर के लोगों को जानने के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें, ठीक है। ये जो रिकॉर्ड्स है, ये हमें कॉमन पीपल के बारे में नहीं बताती है। अब कॉमन पीपल के बारे में नहीं बताती है, तो इसके चलते क्या होता है कि हमें डिफरेंट सोर्सेज पे रिलाई करना पड़ता है। तो वो डिफरेंट सोर्सेज हमें मिलते कैसे? तो वो डिफरेंट सोर्सेज जो होते हैं वो डायरीज ऑफ कॉमन पीपल होते हैं, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स को होते हैं, ट्रैवलर्स की ऑटोबायोग्राफीज होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ों पे हमें कॉमन लोगों के बारे में जानने के लिए डिपेंड करना पड़ता है। साथ ही साथ जो हम देखते प्रिंटिंग जैसे जैसे स्प्रेड होने लगा, तो आइडियाज स्प्रेड होने लगे थे, लीडर्स और रिफॉर्मर्स थे, उनके आइडियाज भी स्प्रेड होने लगे थे, पोएट्स और नोवेलिस्ट की जो राइटिंग्स और फीलिंग्स थी वो भी कहीं ना कहीं स्प्रेड हो रही थी। ये सब चीज़ें जो लिखते थे वो सब लिटरेट लोग लिखते थे। तो हमें बहुत हद तक एक सेंस तो मिल जाता कि क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, वो कैसा एक्सपीरियंस ले रहे, क्या वो सोच रहे। पर इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी और डिमेरिट था इस रिकॉर्ड्स में या ऑफिशियल थिंग्स में, वो था कि लिटरेट लोग तो चलो भाई लिख लेंगे अपना, तो उनसे हमें वो डायरीज या उनके कोई भी सोर्स है वो हमें उनके बारे में जानने को मिल जाएगा। पर जो इलिटरेट लोग थे, जैसे कि जो ट्राइबल्स को बिलोंग करते थे, लोअर कास्ट पीपल थे, ठीक है, जैसे कि पीजेंट जो नॉर्मल वर्कर्स थे माइंस में खुदाई उदाई का काम, या गरीब लोग थे, तो उनके बारे में हम कैसे जानेंगे? ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था कहीं ना कहीं और इसका डिमेरिट था। अब यहाँ पे एक सोर्स नंबर 2 दिया है, तो वो ये सोर्स बेसिकली जो हमें बता रहा है कि कैसे अ वैरायटी ऑफ इश्यूज के बारे में जानने के लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं थी, बल्कि हमें रिलाई करना पड़ता था दूसरे सोर्सेज के ऊपर। और ये सोर्स जैसे कि एक एग्जांपल है न्यूज़पेपर। भाई आप सोच रहे हो कि न्यूज़पेपर एक ऑफिशियल सोर्स है, तो ऐसा है दोस्तों कि ऑफिशियल जो न्यूज़पेपर्स थे, आप अगर आगे जाके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे न्यूज़पेपर्स का भी बहुत बड़ा रोल था नेशनलिज्म स्प्रेड करने में, ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए, इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म की भावना को जागरूक करने के लिए, जागृत करने के लिए कैसे एक न्यूज़पेपर्स ने भी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। तो इस चलते हम दोस्तों बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर्स भी बहुत ही महत्व रखते थे, और अदर देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें बहुत बार अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे भी रिलाई करना पड़ता था ज़रूरी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो गाइज ये था इस चैप्टर के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि नोट्स अगर मेजॉरिटी डिमांड करेगी तो वो अवेलेबल हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट हर चैप्टर की। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरीज होंगी तो उससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूंगा। एक बार फिर बोलना चाहूँगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों आपसे अपने अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।